नमस्ते नमस्ते दीदी सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते। कल का कुछ फीडबैक हो सकता है अभी जब तक लोग आते हैं। कल मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भैया। उसमें खास करके हमने लास्ट में जो बात की थी आपने, समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना और सीखे हुए को सिखाना। ये वाली बात जो है उसमें काफी सारे नए बिंदु मिले सोचने के लिए। और विचार की परिभाषा मतलब सोच और विचार में क्या अंतर है, वो भी कल जानने के लिए मिला। तो काफी अच्छा रहा भैया। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते भैया। कल का सेशन मुझे भी अच्छा लगा नमस्ते। और काफ़ी एक दो चीज़ हाँ समझ में आई। तो आज सुबह मैंने फिर से वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसमें से मुझे दो चीज़ पकड़ में आई। एक है कि जो हम विचार में फैलाते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ निर्णय ही नहीं लेते हैं। जैसे हमारी दिनचर्या मुझे ठीक करनी है, तो ये सिर्फ सोच में ही रहता था, कई बार उसमें निर्णय तक नहीं पहुंचते थे। तो आपने उसमें कल जो बताया विचार की परिभाषा कि जिसमें कुछ निर्णय होना हो अपने लिए, तो एक बात वो अच्छी लगी। और दूसरी जो सीखे हुए को सिखाना, करे हुए को कराना, और जिए हुए को अ, वो जो तीसरा था हाँ प्रमाणित किए हाँ हुए हाँ। को कराना। तो उस पर जो मुझे समझ में आया कि काफ़ी बार हम फैल जाते हैं, दूसरे पर हमारा ज़्यादा ध्यान देता है कि जो मेरे पास सूचना है मैं जल्दी से दूसरों को स्प्रेड करूं। उसकी जगह अब मुझे मेरे पर फोकस करना है कि अगर मेरे व्यवहार में वो है कि नहीं, मैं उस पर समझने का प्रयास कॉन्शियसली कर रहा हूँ कि नहीं। तो वो बात हमको प्रायोरिटी पर रखनी है। तो ये दो चीज़ मुझे पसंद आई। ठीक चल रहा है ना, चर्चा ठीक रहा ना ये। अब समापन की ओर है ये वाला अध्ययन अभ्यास। आप सबको उपयोगी रहा। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। और काफी सारी चीजों पे ध्यान गया। और मैं तो कल ये डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी भैया, तो काफी सारी चीजें क्लियर हुई। और जो कल हमारा चर्चा हुआ उसमें जो आप शेयरिंग बोल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताना है। जैसे कल भैया, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक एक मिनट, मैं अभी जुड़ती हूँ फिर से। ओके, अवश्य लीजिए लीजिए। हाँ भैया, सॉरी। हेलो। हाँ हाँ। 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 कल जो हमारा चर्चा हुआ भाषा पे, कि भाषा जो है वो, सॉरी, ज्ञान पे जो हुआ, कि ज्ञान जो है वो भाषा नहीं है। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो अभी तक की जितना हमारा भी अभ्यास, अगर मैं देखती हूँ, तो जितना मीन्स रट लिया है, या फिर जितना हम बोल पाते हैं, या बहुत अच्छी तरह से उसको बता पाते हैं किसी को, तो उसको अभी तक ऐसा लगता था कि हम ज्ञान संपन्न हो गए हैं, या विद्वान जो हम कहते हैं,
वो हो गए हैं, ऐसा अभी तक का वो बना हुआ था। तो यहाँ पे कल जो चर्चा हुआ कि ज्ञान भाषा नहीं है, ज्ञान जो है वो समझ है, और समझ के जो जीना होगा उससे मीन्स ये प्रमाणित होगा कि ज्ञान हुआ या नहीं, या समझ पूरा हुआ है या नहीं। तो कल जो चर्चा हुई उसमें मुझे वो पॉइंट ज्यादा वो लगा, क्योंकि वो विद्वता या व्यक्तिवादिता वाली जो बात है वो यहाँ से ज्यादा क्लियर होती है। तो मेरा ध्यान इस पॉइंट पे थोड़ा गया था भैया। बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई कल के उस पर कोई शेयर करना चाहे, फिर हम आगे पठन के लिए बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ें। जी भाई। कोई पढ़ना चाहेगा आज? मैं पढ़ूं चेतनाबेन? हाँ 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 विजय भाई। ओके, आया थी यहाँ से ही जिज्ञासा दूसरों को बताना, हाँ वही। यहाँ से ही पढ़ना। ओके हाँ। ठीक है। जिज्ञासा दूसरों को बताना फिर हम लोग एक अभ्यास के रूप में करें। उत्तर वो ठीक है, इसमें अपना परीक्षण होता है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया थोड़ा कम बोल दिया यह सब होता है। स्रोत के साथ यही हम प्रस्तुत होते हैं तो ठीक है। स्रोत को हटा दिया, उसके आचार्य हम हुए या नहीं, यही से अहमता पनपता है। हम पढ़ा हूँ, हम समझा हूँ, हम प्रमाणित हूँ, यह तीन ध्वनि में आपका प्रस्तुति हो सकता है। यदि हम समझ भी लिए, किससे समझा कैसे समझा यह प्रश्न आएगा उसमें। तो ये इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें अपना, हम जब किसी को बताते हैं तो हमारा स्वयं का परीक्षण करते रहना है कंटिन्यूअसली, और जो स्रोत है वो हमेशा सामने रखना है। स्रोत के आगे पीछे नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, स्रोत को रेफरेंस में रख के ही चलना है। अगर हम उसमें कुछ अपना ऐड करते हैं, ऐड डिलीट करते हैं या अपना कुछ बताते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, उससे समझ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अगर हम किसी को बता भी रहे हैं तो हमेशा रेफरेंस या स्रोत का ध्यान रखना है। और ये भी बात कही है कि यदि हम समझ भी लिए, किससे समझा कैसे समझा यह प्रश्न आएगा उसमें। तो अगर कोई किसी को हम ऐसा कहते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया है, तो फिर वो कैसे समझा किससे समझा वो प्रश्न हमेशा रहेगा। तो स्रोत अगर हम बताते हैं कि मैं यहाँ से समझ रहा हूँ या यहाँ से सीख रहा हूँ, तो वो कुछ प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। सही है भैया, इसमें कुछ आप? ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। अध्ययन करते समय वस्तु चाहते हुए भी हमारे में अनेक प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। इसका मतलब हमारे में वस्तु का प्राथमिकता सूक्ष्म अथवा कारण भेद से है, तीव्र नहीं है। तो जवाब है उससे कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने का दफना अपने को दफना लेते हैं। ये क्या होता है, जो सच्चाई पक्ष को अपन चाहते हैं, संपर्क में आ चुके हैं, उसमें निष्ठा भी है, उसके बावजूद कई बार खो जाते हैं। कैसा खोते हैं? प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्राइमेसी मीन्स प्रथम प्राथमिकता नहीं है, इसी से फैसला आता है।
प्रथम प्राथमिकता होने के बाद हमारा ध्यान खोता नहीं है। अभी समझने के पहले ही आप सोचे कि संसार के लिए उपयोगी हो गए हैं, वो होता नहीं। अनुभव के पहले हमने सूचना दे दिया, प्रेरक हो पाए इतना भर रहता है। वो प्राथमिकता का ही चक्कर है और कुछ नहीं। प्राथमिकता जो है ना अपने स्वयं से है, अपने स्वयं से है, स्वयं से है ही बनता है, दूसरे से बनने वाला नहीं है, बनता है। प्राथमिकता का निर्णय अपने आप से बनेगा कि दूसरे से बनेगा। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो अगर नहीं बनती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या कहीं ना कहीं ये छूट जाता है। तो सूक्ष्म अथवा कारण अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं हम ये जो है मीन्स के छूट मीन्स के इसमें शब्द दफना लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा है तो वो छूट जाता है। ऐसा पूरे पैराग्राफ का थोड़ा ऐसा निकलता है। नेक्स्ट, प्राथमिकता को हम ही को देखना पड़ेगा, हम किसको प्राथमिकता मानते हैं। यही पहला मुद्दा शोध का। दूसरा मुद्दा है हम कितना प्रयोजनशील हैं। तीसरा मुद्दा है हम कितना समझे हैं। अभी आपके जीने में क्या है, इसका उल्टा है। अभी क्या है, जितना हम समझे हैं उतना में करने में चले गए, तो उसी में दबे रहते पड़े हैं। हमारी ऐसी आदतें हो गई हैं, अभ्यास हो गया है, ऐसा जीना हो गया है। अब कैसे छूटेगा? जल्दी, इसी में देरी होती है, अनेक प्राथमिकता होने के वजह से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कही है कि पहला मुद्दा शोध का है, मीन्स के यही पहला मुद्दा है कि प्राथमिकता कौन सी है, और दूसरा मुद्दा बताया कि कितना प्रयोजनशील है, और तीसरा बताया है कि हम कितना समझे हैं। तो ये तीनों देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता है, प्रयोजनशील हैं, और हम कितना समझे हैं। क्योंकि हम जितना समझते हैं उतना ही जी पाते हैं, तो उसी में ही रहते हैं। तो अगर प्राथमिकता नहीं बनती है समझने के लिए तो फिर जीना नहीं होता है। जैसे पुराना अभ्यास है, जैसे हम पहले से जीते आ रहे हैं, क्योंकि समझ उतनी ही है तो पहले से जैसे जीते आ रहे हैं ऐसे ही जीते रहेंगे। अगर प्रायोरिटी को शिफ्ट नहीं करते हैं, प्रायोरिटी हमें समझ में नहीं आती है, तो जीने में भी कुछ नहीं आएगा। बच्चों में ये चीज़ नहीं है। अपन जैसा सिखाते हैं वैसा आदत बना लेते हैं बच्चे, यही ना बात है। हमारा परिवार जो हमको सिखाया उसमें हमारा आदत हुआ, वैसा ही आपके परिवार ने जो सिखाया उसके अनुसार आपका आदत है। आपके बच्चे का भी आपके जैसा आदत बनता है। क्या होना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, नहीं ना भाई। उसके लिए अपन क्या किया, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहिए। उस लक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय से शुरू करना चाहिए, आदतें उसी समय से डालना चाहिए, सही का आदत। तो उसमें बाबा जी बता रहे हैं कि पहले से ही जैसे बच्चों में हम जैसी आदतें डालते हैं वो सब वैसे सीख लेते हैं। तो ये जो आदत है सही को समझने की, तो वो पहले से ही प्राथमिक जो अभ्यास होता है उसी में से आदतें बनती है। तो उसी में शिक्षा में भी ये कंटेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा मुझे समझ में आया। भैया एक प्रश्न है। योगेश भैया लेफ्ट थे क्या? अच्छा, हाँ, ओके, अभी भैया जुड़ेंगे थोड़ी देर।
એમને કોલ કરો. 2 મિનિટ રાહ જોઈએ, કદાચ હા, હા, નેટવર્ક ઇશ્યુ કાંઈ હશે. હા. ठीक है, भैया आते हैं, तब तक एक दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट का पठन हमने जब शुरू किया था, उसके 1-2 दिन बाद ही भैया ने मुझसे बात की थी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जब इसका पठन पूरा हो जाए, उसके बाद वो चाहते थे कि जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति भी रखी जाए। तो लगभग 6 या 7 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए भैया ने बोला था, जो रेगुलरली इसमें जुड़ पा रहे थे पहले से। तो उनको मैंने पहले से बता दिया था, जिसमें मैं नाम भी बोल देती हूँ। उनको मैंने पहले से सूचित किया था कि हम लोगों को ये प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जिसमें है मनहर भैया, युवराज भाई, जय भाई, दिनेश प्रजापति भाई, विजय भाई, अंकित भाई और विशाल भाई और मैं। इसके अलावा भी अगर किसी को इसमें अपना कुछ रखना है, क्योंकि बहुत शुरुआत में ये बात हुई थी, तो तब जो जितने रेगुलर थे उन लोगों को मैंने बोल दिया था। उसके बाद काफी सारे लोग हैं जो अभी इसके पठन में हर रोज जुड़ते हैं। तो अगर आप में से और कोई, जैसे शालिनी दीदी है, शीतल दीदी है, ख्याति दीदी है, को भी अगर उसमें ऐड करना है या प्रेजेंटेशन मीन्स अपना देना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के क्या समझ बनी है उस पे, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और आज ही भैया से हम लोग पूछ लेंगे कि इसका मीन्स हमें जो फीडबैक देना है वो कल रखे या परसों। और भैया भी शायद बस जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये आज हमारा सेशन जब खत्म होगा तब हम लोग ये तय कर लेंगे। हाँ, नमस्ते दीदी। अभी थोड़ा सा मेरा रखना थोड़ा मुश्किल है। मैं सुन रही हूँ, उसको कोशिश कर रही हूँ एब्जॉर्ब करने के लिए जितना बन पड़ता है, तो इसीलिए मैं अपने आप को उसमें से एक्सक्लूड करूँगी अभी। और जब भी मेरा बन पाएगा मैं जरूर कोई ना कोई प्रेजेंटेशन जरूर दूंगी, क्योंकि मैं भी लगी हुई हूँ इसको अच्छे से समझने के लिए, बट अभी मेरी स्थिति नहीं है ना। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ग्रुप में जोड़ के रखा है, यही मेरे लिए बहुत सुखद है। मेरी बहुत लर्निंग हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वेलकम दीदी, वेलकम। जी भैया, सोचा आप थोड़ी देर के लिए, वो नेटवर्क इश्यू होगा शायद, तो हम लोगों ने वो थोड़ी चर्चा कर ली प्रेजेंटेशन की। तो भैया अभी जो हम पठन कर रहे हैं उसमें लास्ट में अभी जो विजय भैया ने पढ़ा, उसमें एक प्रश्न है कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए जो 3 मुद्दे दिए हैं, उसमें पहला जो मुद्दा है शोध का, कि किसको प्राथमिक मानते हैं। उसमें दूसरा लिखा है कि हम कितना प्रयोजनशील है। तो वो थोड़ा सा आप बताइए कि कितना प्रयोजनशील, उसको कैसे समझे। बहुत अच्छा दीदी। यदि आप स्क्रीन शेयर कर सको तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लक्ष्य को लेकर एक वो दिया था, छोटा सा नोट दिया था, जी। तो उसको हम लोग ले सकते हैं, उस पर बात हो जाए। तो ये जो प्रयोजनशील है, ये एक
पॉइंट है जो हमको सतत ध्यान में रखना है, उसकी एक क्लैरिटी बन सकती है। जी भैया, मैं टेक्निकली तो इतनी साउंड नहीं हूँ, और मुझे लगता है विजय कर भैया आप सकेंगे, या जी। कोई भी कर सकते। एक मिनट, जोई व्यवहारवादी समाजशास्त्र में ही था ना? हाँ हाँ, उसी में। उसमें अगर एक है, आपने लास्ट रखा था विचार का मूल रूप। बहुत पहले रखा है भैया, बहुत पहले से है। ओके, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। हाँ भैया मिला। ओ समझने तो के वो लिए हाँ, इसको शेयर कीजिए। भैया मैं नहीं कर पाऊंगी भैया, आपको मिल गया भैया? नहीं, कौन सी डेट पर है? भैया ये 16 मई की डेट है। कौन सी? 16 मई। उद्देश्यों की स्पष्टता, ऐसा है? हाँ, देशों की स्पष्टता वही। हाँ, तो उसको पढ़ सकते हैं भैया के? जी, मैं शेयर करता हूँ। ओके। बहुत लंबा है, तो शेयर हो जाए तो हाइलाइट्स कर सकते। हाँ ठीक है भैया। बढ़िया बढ़िया। अब ये जो प्रयोजनशील को अपन कैसे पहचानेंगे, तो प्रयोजनशीलता को पहचानने के लिए हमें उद्देश्यों को समझना होता है। तो उद्देश्य क्या है? हम लोग जीवन विद्या शिविर को सुने, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम ये जांच सकते हैं कि ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारे में स्पष्ट हुआ या नहीं। यह इसलिए आवश्यक होता है कि जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे पठन पर आता है, मानसिकता में पड़ा रहता है, और तत्कालिक राहत में हम हो सकता है जो सूत्र और व्याख्या हमको जीवन विद्या से मिली हैं, उसको हम अप्लाई करने जाते हैं। तो अप्लाई करने जाते हैं तो वो पूरा नहीं पड़ता है, उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तब ये सोचना होता है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो फिर बेसिक से हमको एक बार चेक करते हुए चलना है कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों की स्पष्टता, तो इसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने का प्रयास किया हूं कि उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए हमें अध्ययन बिंदु स्पष्ट होने होंगे। एक बार इसी चर्चा के दौरान हम लोगों ने अध्ययन बिंदु पर ध्यान दिया था, तो हमको अध्ययन बिंदु स्पष्ट चाहिए। और अभी चर्चा करते करते जो लास्ट समरी आया है कि प्रायोरिटी कैसे सेट होना, प्रायोरिटी नीचे चली जाती है। तो उद्देश्यों में हमारा जो सिलेबस है, अस्तित्व में कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी वास्तविकता समझ हमें होना है, वो स्पष्ट हो जाए। तो अभी जब समाजशास्त्र पुस्तक पढ़ेंगे, तो जितनी पुस्तकें अभी तक आपने पढ़ी हैं, कम से कम उसमें से 3 से 4 पुस्तक, जैसे व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और परिभाषा संहिता,
साथ में अनुभव दर्शन, ये सभी पुस्तकें भी आपने साथ में रखिए, क्योंकि उसमें जो पढ़ेंगे तो जो संदर्भ हैं पीछे के, वो संदर्भ हम ले सकें और उन संदर्भों में हमारा जो प्राथमिकता है वह उद्देश्यों से भरा पूरा रहे। क्योंकि यदि उद्देश्य समझने में नहीं आया तो फिर आगे का पूरा अपना तर्क बिखर जाता है और फिर वो प्रयोजनशीलता ढूंढनी पड़ती है, ऐसा एक स्थिति है। अब इसी के साथ हमारे तर्क संतुष्ट होना, अभी जितना प्रश्नोत्तरी से हमको वास्तविकता तक पहुंचने के लिए तर्क का प्रयोग हम करते हैं, तो ये तर्क संतुष्ट होने की बात है, यानी सारे प्रश्न समाप्त हो जाना। तो उद्देश्य ये है कि हमारे सारे जितने अभी मानव जाति के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न उत्तरित हो पाना, ये एक उद्देश्य है। हम सबकी भाषा का भी मानवीकरण होना, तो सम्मानजनक भाषा हमारी विकसित होना, ये भी उद्देश्य है। और ये जो प्रक्रिया है श्रवण मनन प्रक्रिया से साक्षात्कार के साथ अवधारणा संपन्न होना, यानी ये जो अवधारणाएं हैं सह अस्तित्व की, वो हमें पूरी की पूरी स्पष्ट होना और सह अस्तित्व में अनुभव होना, समझदार होना, ये उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य को हमको संश्लेषण इसमें अध्ययन अभ्यास में दिया है कि सिंक्रोनाइजेशन और एक्सपांशन। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में हम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं और उद्देश्य में हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब जब उद्देश्य से हम सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा जगती है, क्योंकि इसको पूरा करना है। हमारे लाइफ को एक उद्देश्य मिल गया, ये एक खुशहाली है और एक प्रेरणा बनता है। तो उसमें लक्ष्य स्पष्ट होना, अब ये बारीक मुद्दे हैं। उद्देश्यों में लक्ष्य होता है, क्योंकि हमें उद्देश्य जागरूक व्यक्ति का अधिकार हो गया। तो ये सारा अनुभव मूलक विधि से ये स्पष्ट किया गया है बाबा जी ने कि उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई लक्ष्य चाहिए। ऐसा एक ध्यान आता है कि यदि हमें लक्ष्य ना हो तो उद्देश्य हमारे लिए तो अभी बहुत बड़ा है। हम अपनी पात्रता और योग्यताओं को विकसित करना चाहते हैं। उन उद्देश्यों के अर्थ में हमारी पात्रता योग्यता विकसित हो, उस स्थिति में हमारी पात्रता योग्यता विकास के लिए लक्ष्य की स्पष्टता हमें करा दी गई है। तो लक्ष्य की स्पष्टता में 3-4 बिंदुओं पर मेरा ध्यान गया। जीवन होने का अनुमान और विश्राम लक्ष्य की पहचान, यानी हम सभी जीवन हैं यह अनुमान हमारे में आने लगे क्रियाओं के अध्ययन से, और विश्राम लक्ष्य की पहचान होना। ये इस संदर्भ में है कि अभी हमारे सारे प्रयास लक्ष्य के अर्थ में है। पता लगता है कि एक लक्ष्य पूरा किया फिर एक खालीपन है, फिर अधूरापन है। ऐसे सीरीज हमने अभी तक पार की है, परंतु हमें अभी विश्राम का बिंदु इसमें नहीं मिला, बल्कि उसके बाद उस अचीव होने के बाद हमें लगा कुछ और भी जिंदगी में पाना है। तो ये जो खालीपन है, अधूरापन है, इसलिए हमें लक्ष्य स्पष्ट होना आवश्यक है। और विश्राम लक्ष्य है यह पहुंच पाना। जीवन जागरूक होना है, ये स्वीकार होना, यानी हम जागरूक होना है, ये हमको स्वीकार होना, ये लक्ष्य है। अब और आगे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए ये और बारीक लाइन है, उसको प्रयोजन और प्रयोजन सूत्र कहते हैं। तो लक्ष्य और प्रयोजन का अंतर संबंध हमें समझ में आना। तो अब इस लक्ष्य को हम कैसे लक्ष्य सम्मत कैसे हो जाते हैं, तब उसमें प्रयोजन दिया जाता है। तो यह जो प्रयोजन है
समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, यह प्रयोजन है। अब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा कि प्रयोजनशील होने का मतलब है, शील का मतलब है प्रयोजन की ओर गति, चिंतन चिंतनशील, विचार विचारशील, अध्ययन अध्ययनशील, ये एक गति संकेत करता है। तो प्रयोजनशील होने का मतलब है प्रयोजन सूत्र में हम आ पाना। इसके पूर्व की स्थिति को हम पहचान सकते हैं कि इसके पूर्व की मतलब जीवन विद्या को सुनने से पहले हम सभी अपनी अपनी स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। ऐसा मानो जैसे बिखरा हुआ, ऐसा लगता है सूत्रित नहीं थे। अब ये सूत्रित नहीं थे, ये कैसे पहचानने में आए? तो जो भी हम जिंदगी में पाना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, जो भी हमारी चाहनाएं थी, उन चाहनाओं की पूर्ति के लिए जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया में अधूरापन निकल गया। जो प्रणालियां हमने अपनाई, उसमें भी अधूरापन निकल गया। जो पद्धतियां हमने अपनाई, उसमें भी अधूरापन निकल गया। तो निश्चित प्रणाली, निश्चित पद्धति, निश्चित प्रक्रिया, ये सबका अभाव रहा और हम फिर सूत्रित हैं, ये समझ में नहीं आया। सूत्रित होने का मतलब है जुड़ा हुआ महसूस होना, एक निश्चितता आना, विचारों में, व्यवहार में, कार्य में। एक सरल सा उदाहरण बाबा जी ने रखा है, सूत्रित होने को कैसे पहचानेंगे? मैं जैसा सोचता हूं, वैसा बोलता हूं, वैसा करता हूं, ये है सूत्रित होना। और प्रयोजन विहीन यदि व्यक्ति है तो हमारा सोचना कुछ और होता है, हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और ही है। और यदि हम क्रियाओं की स्थिति में अगर हम अपने आप को पहचाने, तो ये जो इच्छाएं अनंत होने वाली जगह है, ये सूत्रित न होने का मतलब नियंत्रण ही खो बैठा। इच्छाएं अनंत हैं, तो ये अनियंत्रित संवेदनाएं और उससे फैला हुआ पूरा क्रियाकलाप, जिसको हम लोग अव्यवस्था के रूप में पहचान रहे हैं, यह है सूत्रित न होना। एक परिवार में छत के नीचे रहना, परंतु लक्ष्य विहीन होना। हर एक का अपना अपना लक्ष्य है, हर एक के अपने अपने कार्यक्रम है। इस प्रकार से परिवार में यह एक सूत्रता समझ में नहीं आती। फिर एक परिवार और दूसरे परिवार में देखते हैं। ऐसे करते करते हम पूरा यदि आज का समाज को देखेंगे तो हर समाज अपने को दिखता है कि ये समुदाय है, इसमें क्लास का रोग आ गया है। यानी क्लास का मतलब है वर्गीयता आ गई है, जाति की वर्गीयता है, इकोनॉमी को लेकर के वर्गीयता है। हायर इनकम ग्रुप कहने से एक अलग हो गया, लोअर इनकम ग्रुप होने से अलग हो गया। कितने छोटे 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 छोटे, अभी इतना अब देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई समाज है। धर्म अलग हो गए। इसमें क्या आया? अपना पराया का दीवाल। तो एक सूत्रित नहीं है। तो ऐसी एक सूत्रता को हम पाना चाहते हैं, तो फिर लक्ष्य के अर्थ में प्रयोजनों को जागरूक व्यक्ति द्वारा दिया गया है। तो प्रयोजनशील होना मतलब प्रयोजन में सूत्रित होना। तो उसकी प्रक्रिया पता हो जाए, प्रणाली पता हो जाए, पद्धति पता हो जाए और स्वीकार हो जाए, तो प्रयोजनशील है। अर्थात सर्वतोमुखी समाधान स्वीकार होना, अनुकरण स्वीकार होना। अब इसमें दिया है 3 ध्वनियां बाबा जी ने दी है, पढ़ेंगे उसको। कि अनुकरण होता है तो ध्वनि अलग आता है, केवल भाषा से बोलते हैं तो ध्वनि अलग आता है, और अनुभव से बात करते हैं तो प्रमाण ही है।
इस प्रकार से हम प्रयोजनशीलता को पहचानते हैं, सर्वतोमुखी समाधान को हम अपनाते हैं और उस अनुसार अपनी शरीर यात्रा को जोड़ देते। ये प्रयोजनशील होना हुआ। प्रयोजनशील होना ये कैसे पता लगता है? नियम और स्वभाव की पहचान होना और सार्थक कार्यक्रम की पहचान होना। 3 नियम है। प्राकृतिक नियम है, सामाजिक नियम है, बौद्धिक नियम है। इन नियमों की हमको पहचान हो जाए और नियमों के अनुरूप हमारा स्वभाव हो जाए, ये भी एक बात है। कल थोड़ी देर के लिए बात किया था विचारों में कि प्राकृतिक नियम स्वीकार हो जाए वैसा निर्णय हो, वैसे ही बौद्धिक नियम स्वीकार हो जाए वैसा निर्णय हो। बौद्धिक नियम 5 है। असंग्रह ये नियम है, वैसा मेरा स्वभाव हो जाए, ये बात है। तो प्रयोजन सूत्रित होने से, अनुकरण स्वीकार करने से हम बाध्य हो जाते हैं इन नियम और स्वभाव को, क्योंकि इसी में से आगे की कड़ी ये हमारे तर्क को स्वीकार हो जाता है। तब ऐसा स्वभाव और नियम होने के लिए सार्थक प्रोग्राम चाहिए। तो असंग्रह नियम के लिए प्रोग्राम है उत्पादन। विद्या इस नियम के लिए कार्यक्रम है अवधारणा गोष्ठियां। ये जो गोष्ठियां हैं ये उसके लिए कार्यक्रम, बेसिकली प्रौढ़ शिक्षा और इससे आगे युवा पीढ़ी के लिए या बच्चों के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये कार्यक्रम। ऐसे स्नेह, सरलता, अभय, अभय के लिए कार्यक्रम क्या होगा? संबंधों की पहचान। तो इस प्रकार से नियम है और नियम के अनुरूप हमारा स्वभाव होने के लिए हमारे में सार्थक कार्यक्रमों की पहचान हो पाना। तो इसमें 2 कार्यक्रम प्रमुखता से आए, चेतना विकास मूल्य शिक्षा और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, ये प्रोग्राम है। अब इसमें अब हमें पता लगता है कि हमारी स्वयं की पात्रता, योग्यता और क्षमता अनुसार हम अनुकरण कर पाते, ये विश्वास आता है कार्यक्रमों में भागीदारी होने से। और ऐसा अनुकरण पूर्वक शोध करने के लिए फिर ना सार्थक कार्यक्रम में कर्तव्य बोध होता है। छोटा उदाहरण अभी इसी में ही, यही गोष्ठी में, अब जितने भी 10-12 लोग जुड़ते हैं अपने आप उस समय का ध्यान रखते हैं और उसमें उपस्थित होना ये एक अपना कर्तव्य बन जाता है। इसमें जो कुछ भी हम छोटा मोटा अभ्यास तय करते हैं उस अभ्यास को रिस्पॉन्स करना ये एक अपना कर्तव्य आ जाता है। तो हमें समझ में आता है कि सार्थक प्रोग्राम में जुड़ने से उसमें कुछ कर्तव्य बन जाते हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम कर्तव्यों को समझते हैं। तो 2 बड़े कैनवास है, एक शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। तो इन 2 प्रोग्राम की अवधारणा ही दरअसल में अभी जो आने वाले हम शास्त्र को पढ़ेंगे और आगे 2 और शास्त्र हैं, इनमें इसको दिया हुआ है। तो कर्तव्य पर ध्यान जाना, अब ये सब चेक पॉइंट है। प्रयोजनशील होने का मतलब क्या हुआ? वापस दोहरा देते हैं, उद्देश्यों का पता होना, उसमें से लक्ष्य को पता होना, प्रयोजन सूत्र की जानकारी होना, प्रयोजन समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है ये पता होना, उसके अनुरूप अनुकरण स्वीकार होना, कार्यक्रम की पहचान होना, उसमें कर्तव्यों की पहचान होना, उसमें फिर अधिकार समझ में आते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, प्रदत्त अधिकार क्या है, समयोचित अधिकार क्या है। यही छोटा सा गोष्ठी में उदाहरण लेते हैं। प्रदत्त अधिकार मतलब है हम सब ने मिल करके, जैसे अभी ये चेतना दीदी है, फाल्गुनी दीदी है, ये सब लोगों को कहा है भाई एक छोटा सा कोऑर्डिनेशन हम ही लोगों ने किया है, इसको कहेंगे प्रदत्त अधिकार।
ये ये है इसमें सुखद भाग। अन्यथा बड़ा क्वेश्चन है भाई, परिवार में भी क्वेश्चन है कि हमारा अधिकार क्या है इसमें। तो प्रदत्त अधिकार की समझ है, यदि उसकी अलाइनमेंट है उद्देश्यों तक, प्रयोजन से, लक्ष्य सम्मत, तो फिर वो अधिकारों को कुछ अर्थ है। अन्यथा उस पर भी शंका है, मेरा अधिकार है कि नहीं। छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे मेरा जुड़ना हो गया, अभी पहले से ही आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपने जोड़ा और जोड़ करके धीरे धीरे कुछ व्यक्त होने का यह अधिकार दिया, तो ये प्रदत्त अधिकार है। क्या आप इस पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं? अभी जैसे शालिनी दीदी जुड़ी, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने जोड़े रखा है, तो कुछ कहने का अधिकार है। ये स्थितियां बनती हैं। समयोचित अधिकार का मतलब है समय के अनुसार अभी इस समय क्या होना चाहिए, तो ऐसे समयोचित अधिकार को भी बीच बीच में प्रयोग करते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे अभी मैं कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल खराबी आ गई, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये एक समय आ गया। अब उस समय में अपन क्या करते हैं, तो सबको वो सूझता है कुछ कुछ, ये अपने आप आता है, उसको कहेंगे समयोचित अधिकार। कितना सूक्ष्म है कि नहीं। ये सब मुद्दे ये बताते हैं कि ये प्रयोजनशीलता की ओर गति है। कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान, ये सब मुद्दे हैं। तो ये सब होना और ये जो प्रेरणाएं हैं वो हम अपने व्यक्तित्व में उतार पाना, इस प्रकार से अपना व्यक्तित्व रिडिजाइन होने लगता है। व्यक्तित्व को एक आकार आता है। कर्तव्य पालन, जानकारी और स्पष्टता से स्वयं में निष्ठा प्रकट होना। तो अब अपनी निष्ठा को अपन कैसे पहचाने, तो कर्तव्यों के पालन से और स्पष्टता से अपनी निष्ठा अपने को समझ में आती है। निर्णय और निश्चित कर्तव्य का निश्चय पूर्वक मनन होना, विचार होना, चेष्टा, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अनुसंधान स्वीकार होना, ये सब अब जो हमने पढ़ा है उस सारा पठन अब यहाँ पर मनन में एकत्रित होता है। जैसे ना सारभूत भाग, वांछित वस्तु, देश और तत्व, ये संयत होना, ये मनन है। अब ये सारा जो प्रोसेस हुआ एक, तो इसमें सब इकट्ठा हो गया। तब क्या हुआ, वैचारिक और शारीरिक योग ये बनता है। वैचारिक और शारीरिक योग का मतलब विचारों में ये सब आया, और उन विचारों को एग्जीक्यूट करने के लिए शरीर का तैयारी होना ना, वो है शारीरिक योग। कल जैसे बात आई थी कि हम जो शरीर को पोषण देते हैं, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ये सारा शरीर व्यवस्था के अनुकूल हम लोग काम करते हैं, वो बेसिकली शरीर योग है। और उसके साथ जो वैचारिक भाग है, दोनों मिला करके ये समझ में आता है, ये है निष्ठा। वैचारिक और शारीरिक योग में हमें निष्ठा के प्रमाण मिलते हैं। और इसमें यह ध्यान जाता है कि व्यवहार प्रमाण अनिवार्य है। समर्पण की पहचान होना, अब मेरा तन, मन और धन ये सारा प्रयोजन के अर्थ में समर्पित है, तब जाकर के फल परिणाम रूपी उपलब्धि हमको पहचानने में आती है। तो फल परिणाम रूपी उपलब्धियों को हम पहचान पाना। क्या उपलब्धियां हैं? व्यक्ति में समाधान और अनुभूति के अर्थ में उपलब्धि की पहचान होना। तो ये सारा जो अध्ययन है, ये अध्ययन अब फाइनली यहां जाकर के स्थिर होता है कि मेरी समाधान की गति में पहचान पाता हूं। सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु, अब ये सब में समाधान, समृद्धि, प्रयोजन है।
तो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा ये वस्तु धन रूप में हमें प्राप्त होता है, और धन समाज की संपत्ति ये स्वीकार होता है। फल परिणाम स्वीकारने योग्य योग्यता का स्वयं मूल्यांकन होता है। यहां पता लगेगा, जब स्वयं का मूल्यांकन होने लगता है तो फिर ये प्रयोजनशील होना क्या कह रहे हैं। अब निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक उद्देश्यों के अनुरूप प्रयास, ये कंक्लूडिंग लाइन है। ये सब यहाँ तक, फल परिणाम तक स्व मूल्यांकन में हम निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक उद्देश्यों के अनुरूप प्रयास और सफलता का स्व मूल्यांकन होकर सभी को स्वीकारने योग्य होने की स्थिति गति को अखंड समाज के अंगभूत एक परिवार और एक परिवार के अंगभूत एक व्यक्ति हम स्वयं होना, स्वीकार होना देखा जा सकेगा। ऐसे जांचने से और जीवन विद्या उद्देश्य को स्वीकारने, स्वयं प्रयास और प्राप्त फल की स्पष्टता होने से समस्त अभ्यास करना समर्पण है। ऐसी स्पष्टता के लिए ये सहायक हो सकता है। तो मैंने प्रयोजनशीलता को इस प्रकार से दीदी पहचाना है। बहुत ही देखिए बढ़िया लोगों भैया, को कैसा बहुत बढ़िया। स्वीकार होता है। थैंक यू सो मच। कुछ ठीक है ये? हाँ भैया, लंबा चौड़ा उत्तर हो गया ना? नहीं है, हुआ तो सही, लेकिन भैया प्रयोजन को कैसे पकड़े, उद्देश्य को कैसे पकड़े, लक्ष्य की पहचान कैसे होगी, अनुकरण जो आपने कहा वो कहाँ पे प्लेस करेंगे, वो काफी सारा क्लैरिटी इस पूरे जितना भी आपने अभी विश्लेषण किया उससे मीन्स ध्यान गया। लेकिन बहुत ही बढ़िया कि एक्चुअली जो अभी हम कर रहे हैं तो उससे पहुंचना कहाँ है, या फिर वो जो है वो तय है और वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है। इतना क्लैरिटी मुझे तो मिला यहाँ से अभी। हाँ दीदी, देखिए ऐसा तो है। और भैया अभी जो हम लास्ट ये जो बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेटिंग की, तो मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रयोजनशीलता के बारे में जो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये मुझे तो ऐसा ही लगा कि प्रायोरिटी सेट करने में ये जो पूरा जो चर्चा अभी हुआ उस पे जितना भी ध्यान जाएगा उतना प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे, या ज्यादा उस पे ध्यान जाएगा कि मेरा प्रायोरिटी रहता है या नहीं। क्योंकि बार बार जो है हम अपनी पूर्वाभ्यास में चले जाते हैं तो प्रायोरिटी मीन्स दूसरा ही चीज आ जाता है, ये भी ध्यान जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही उपयोगी रहा भैया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इतना प्रयोजनशील, प्रयोजन सूत्र, अच्छा ये सारा व्यवहार दर्शन में दिया हुआ है। जी भैया। अध्याय 4 में दिया हुआ है। हाँ, मानव सहज प्रयोजन जो अध्याय 4 हम्म है उसमें है। हाँ हम्म जी भैया। उसमें दिया हुआ है मानव सहज प्रयोजन में सामाजिकता, अर्थोपार्जन, ये प्रयोजन के लिए दिया हुआ मार्गदर्शन है। हाँ भैया, लेकिन ये जो सारी किताबें जब पढ़ते हैं ना भैया, तो इतना वो जो कनेक्शन पॉइंट है वो इतना बिठा नहीं पाते हैं। हाँ जब काफी सारा मीन्स चर्चा होता है तब ये कनेक्शन पॉइंट दिखते हैं। तो अभी जो आपने ध्यान आकर्षण करवाया, इस समाज शास्त्र पढ़ेंगे उसके साथ चारों दर्शन और परिभाषा संहिता हम लेके बैठेंगे, तो साथ में वहां रखेंगे, जी, है ना? तो ये भी बढ़िया वो रहेगा कि वहां पे जो शब्द रूप में हमारे पास आया था, तो यहाँ से जुड़ के उसको ज्यादा हम क्लैरिटी से समझ पाएंगे उसको। हाँ, जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आगे आगे पढ़ें। हाँ विजय भैया, लास्ट जिज्ञासा है वो। एक मिनट।
છેલ્લું લાસ્ટ છે ને हाँ 32 पेज। 32 पेज ऊपर रीड करूं। हाँ हाँ। जिज्ञासा, मुझे ऐसा भी लगता है कि हम या तो भूतकाल के स्मरण से पीड़ित रहते हैं अथवा भविष्य के लिए योजना बनाते रहते हैं। वर्तमान का निरीक्षण करना जीना बनता नहीं। उत्तर, वही बात है। अध्ययन जो है ना वर्तमान में है, वर्तमान का ही अध्ययन है, वर्तमान ही समझ में आता है। भूतकाल का समीक्षा और भविष्य का अनुमान है, वर्तमान में समझ है। और लास्ट है जिज्ञासा, इसका मतलब हर पल साधना के अर्थ में है। संसार के साथ जितना व्यवहार है हमारा है, स्वयं को जांचने का अवसर है। उत्तर, हमारा परिस्थितियां हमारे लिए परीक्षण का अवसर बनता है। अभी आपके लिए यही है, जो भी परिस्थिति आए उसमें निभने योग्य बने रहना स्वयं का अध्ययन करने के विधि से होता है। तो पहली जिज्ञासा में उन्होंने जिज्ञासा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम या तो भूतकाल के स्मरण से पीड़ित रहते हैं या भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं होता है। उसका उत्तर दिया कि जो समझ बनती है वो वर्तमान में ही बनती है, भविष्य में भूतकाल में या भविष्य में नहीं बनती है, क्योंकि भूतकाल की हमेशा हम सिर्फ समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य का हमेशा हम अनुमान कर सकते हैं। तो समझ हमेशा वर्तमान में ही होगी। और दूसरे में लिखा है साधना, इसका मतलब हर पल साधना के अर्थ में है। मीन्स के हर पल हमें साधना करना है, समझना है और व्यवहार में लाना है और उसको जांचना है। ऐसे दो जिज्ञासा है, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे तो। भैया जी दीदी। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि साधना माने हम हर पल ध्यान में बने रहें, क्योंकि ध्यान से ही हम हर चीज करें ना, तभी हम वर्तमान में रह पाएंगे। सतर्कता बरतते रहें, ऐसा है। हाँ हाँ दीदी, आवाज आवाज स्पष्ट नहीं है। मेरी आवाज नहीं आई थी? नहीं दीदी, कुछ अच्छा। डिस्टरबेंस है। हाँ भैया, मैं ये बोल रही हूँ कि आ, हर पल हम ध्यान में बने रहें, यही साधना है ना। हाँ सतर्कता से ये सतर्कता से मतलब हमारे काया वाचा मनसा में पूरी सतर्कता बनी रहे, है ना, ऐसा नहीं समझे? जी, ठीक है ठीक है। बढ़िया। भैया यहाँ जो पहली जिज्ञासा है जिसमें लिखा है वर्तमान का निरीक्षण करना और जीना बनता नहीं। तो वर्तमान का निरीक्षण करना और वर्तमान में जीना, वो जो उसका व्यावहारिक स्वरूप है उसको और समझना है भैया। हाँ बहुत अच्छा है। वर्तमान का निरीक्षण का मतलब है घटनाएं घटती रहती हैं। अभी अभी इस समय हम बातचीत कर रहे, घटना घट रही है, मुझे पता लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, आप सब लोग साथ में हैं, तो एक ये गोष्ठी है। इस गोष्ठी में सब समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये वर्तमान है, ये घटना घट रही है, हर एक अपनी स्थिति गति के साथ है, ये घटना घट रही है। अब इसमें निरीक्षण क्या चीज है, इसमें नियम क्या है, इस घटना के मूल में नियम क्या है, ये निरीक्षण है। मैं व्यक्त हो रहा हूं, इसके मूल में नियम क्या है। आप व्यक्त हो रहे हैं, इसके मूल में नियम क्या है।
तो होता क्या है, वस्तु पर ध्यान चला जाता है, वस्तु पर ध्यान टिके रहना, ये वर्तमान का निरीक्षण है। क्योंकि वस्तु सदा है, ये सूचना है। तो हमारा जो वर्तमान में मानव मानव हम हैं, हम जीवित है, इतना पता लग रहा है। हम सोचते हैं, ये पता लग रहा है। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में आया है, हम अपेक्षा करते हैं, ये पता लग रहा है। हम चाहते हैं, ये पता लग रहा है। अब इसमें श्रेष्ठता का भी नियम है। मुझको श्रेष्ठता तक पहुंचना है, ये भी नियम है, ये पता लग रहा है। तो पूर्ण होने के लिए, पूर्णता के लिए, जैसा अभी चर्चा आया, नियम और स्वभाव ये देखते रहना। क्योंकि स्वभाव, ये वर्तमान की अभी मेरा वैसा स्वभाव नहीं है। ऐसा स्वभाव होना ये वर्तमान है, ये ध्यान जाना। क्योंकि भूतकाल की पीड़ा से मेरा स्वभाव दोषपूर्ण हो गया है, भविष्य की चिंता से मेरा स्वभाव में दोष आ गया है, इसलिए मेरे गुणों में अवगुण आ रहे हैं। सद्गुण मेरे में आए, ये नियम है। अभी परस्परता में प्रभाव, गोष्ठियां किस लिए हैं? गोष्ठियां हैं सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए, ये नियम है। तो इसमें जो उपयोगी है, वो उस उपयोगिता को मैं निर्णय में लेता हूं। निर्णय स्वभाव है, ऐसा स्वभाव मेरा हो जाए, ये वर्तमान का निरीक्षण है। तो उसमें होता क्या है, निरीक्षण। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट, अब देखिए, जी अभी आ रही है। अब आ रही ना? हाँ। तो वर्तमान इस तरह से हम पहचानते हैं कि नियम और स्वभाव, नियम वर्तते ही रहता है, स्वभाव ही है वो जो मेरा गड़बड़ चल रहा है। तो स्वभाव व्यवस्थित होने के लिए निरीक्षण है। अब जीना क्या है, वही निरीक्षण में झलकता है, कुछ स्पष्ट होता है, हमारा ध्यान चला जाता है। तो जितना जितना हमें सहमत हुआ, जितना जितना हमें स्वीकार होता है, उतना उतना जीने में आना। वर्तमान में जीने का मतलब है हमारा जो बेरिंग है, जैसे अभी गोष्ठी है, तो गोष्ठी में एक बेरिंग है ना, ये बेरिंग छूट गया तो होगा क्या कि मैं घूमा सकता हूं घर में, भी क्या टाइप में, वो बेरिंग छूट गया। तो ऑल्दो फिजिकली आई एम हियर, आई मे बी टॉकिंग, लेकिन मैं कहीं और हूं, आई एम समवेयर एल्स, जिसको हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेट नहीं। कॉन्सेंट्रेट होना ये जीना है। तो कॉन्सेंट्रेट होने के लिए क्रिया की आवश्यकता है, मुझे पद्धति की आवश्यकता है, मुझे प्रणाली की आवश्यकता है, तब कॉन्सेंट्रेट होता हूं। प्रणाली का मतलब है व्यवहार प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी मेरा आएगा उसका मूल्यांकन चाहिए, उस मूल्यांकन से मेरा निरीक्षण का ताकत बढ़ता है। भाई आपकी आवाज कट 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 रही है। फिर कट गई। नहीं कट रही है, एकदम क्लियरली हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अरे अरे, ओहो, अब देखिए। हाँ अभी ठीक आ रहा है भाई। 1 2 3 अभी आ रहा है। हाँ हाँ भाई ठीक है। तो जीने की बात चल रही थी। तो जीने का मतलब है प्रक्रिया, पद्धति और प्रणाली लगता है जीने के लिए। क्योंकि निश्चित प्रक्रिया, निश्चित पद्धति, निश्चित प्रणाली में यदि जीना सजता है
तो उसमें मूल्यांकन निकल के आता है। जैसे अभी हमने देखा फल परिणाम आते हैं और उस फल परिणामों को आकलन करने को मिलता है। जैसा निरीक्षण है वैसा मेरा जीना हो रहा है कि नहीं। तो इन गोष्ठियों का, हालांकि ये तो अभी ऑनलाइन है, प्रत्यक्ष योगी है, पूरक है, उसी को अभ्यास स्थलियां कहते हैं। उसमें हमें फिर पद्धति प्रणाली पता लगता है और हम अपने आप को लक्ष्य और दिशा में बनाए रखते हैं। ये जीने का स्वरूप है। इस प्रकार से निरीक्षण और जीना, इसका अंतर संबंध हम देख सकते हैं। कुछ कनेक्ट हो पाता है? जी भैया। जी भैया, थोड़ा ध्यान गया, लेकिन एक तो मीन्स आवाज थोड़ा वो कट रहा था, कट रही थी, और आवाज कट रही इसको थी। अभी और जी, जी और सोचना भी पड़ेगा। दोबारा तो मुझे लगता है दोबारा और कर लेंगे, कल और करेंगे। जी भाई, हाँ, क्योंकि ये वर्तमान में जीना और निरीक्षण करना, ये वाला जो है वो काफी सारी जगहों पे हम लोग जब अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है। तो वो काफी बार क्लियर नहीं होता है कि वर्तमान में जीना यानी वो व्यावहारिक रूप उसका क्या होगा। तो अभी आपने जितना क्लियर करवाया तो काफी सारी चीजों पे ध्यान तो गया, लेकिन आवाज कट रही थी, इसलिए वो पूरा कनेक्शन नहीं बिठा है मेरे में। तो अगर कल हम फिर से इसी पे थोड़ी सी चर्चा करें। फिर से इसी पर अपन बात करेंगे। नमस्ते जी भाई। जी, मैं डॉक्टर निमिषा और पंड्या बात कर रही हूँ। हेलो। नमस्ते। हाँ भाई। जी नमस्ते। ये बुक निमिषा दीदी कौन बोल सा? रहे हैं? जी भैया नमस्ते। मैं भी आपको नाम से ही जानती हूँ, आप भी शायद नहीं जानते हैं मुझे तो, लेकिन ये बुक कौन सा है वो मुझे पूछना है। चेतना दीदी कुछ उत्तर कर सकते हैं। हाँ, निमिषा दीदी, अभी तो हम एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जी। और अध्ययन अभ्यास करके एक डॉक्यूमेंट भैया ने हम लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज ओके। ही उसका पठन पूरा हुआ है और अब हम लोग उसके थोड़ा फीडबैक एक दो दिन रखेंगे और उसके बाद हम समाज शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे। ओके। जी मुझे ये डॉक्यूमेंट जो आप है वो मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे? मैं आई विल शेयर यू इन द ग्रुप। जी दीदी, कर दूंगी श्योर। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया, आपका भी धन्यवाद दीदी। हाँ जी, तो हम लोग कल मिलते हैं। तब तक आप ये सारा डॉक्यूमेंट एक बार पढ़कर प्रस्तुतियों की जिन जिन को लगता है एक बार तैयारी करते हैं और कल हम इसको मेरी ओर से मैं कंक्लूड कर सकते हैं, है ना? ठीक है। जी थैंक यू, धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। सभी को नमस्ते। धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते। निमिषा जी।